इस विमान में सवार 140 यात्री, क्रू मेंबर्स और पायलट अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। असल में जब इस विमान के पायलट्स को यह पता चला कि उसका हाइड्रोलिक सिस्टम जैम हो गया है, तो उन्होंने विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए सबसे पहले फ्यूल को कम करना शुरू किया। हवाई जहाज में जो ईंधन होता है, उस ईंधन को उन्होंने कम करना शुरू किया और इसके लिए इस विमान ने आसमान में लगभग 2.5 घंटे तक ऐसे ही ये विमान उड़ान भरता रहा और अपने ईंधन को कम करता चला गया। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लैंडिंग के दौरान कम ईंधन होने के कारण विमान में आग लगने जैसी कोई अनहोनी ना हो जाए और विमान का जो वजन है वो भी हल्का रहे। और जब विमान अगर कोई ऐसी लैंडिंग करता है जिसमें दुर्घटनाग्रस्त होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में विमान में कम से कम ईंधन होना चाहिए। इसीलिए यह विमान अपनी इमरजेंसी लैंडिंग से पहले हवा में लगातार ऐसे ही चक्कर लगा रहा था। अब आपके मन में यह सवाल भी होगा कि आखिर हाइड्रोलिक सिस्टम किसी भी विमान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है कि इसके जैम होने के बाद ऐसा लग रहा था कि विमान अब लैंड कैसे करेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम सिर्फ विमान के लैंडिंग गियर यानी उसके पहियों को ही कंट्रोल करता है और बाकी इसका कोई और काम नहीं होता। और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो फिर आपको आगे हम बताते हैं कि इसका असली जो इसका काम है वो क्या होता है। असल में हाइड्रोलिक सिस्टम लैंडिंग गियर के साथ साथ विमान के ब्रेक्स लगाने और उसके थ्रस्ट रिवर्सर को भी कंट्रोल करता है। थ्रस्ट रिवर्सर का मतलब उस प्रक्रिया से है जिसमें विमान की गति को धीरे किया जाता है। इसके अलावा विमान के विंग्स में जो फ्लैप, स्पॉयलर्स और स्लैट लगे होते हैं, जो विमान को मुड़ने में और विमान के संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, उन्हें भी यही हाइड्रोलिक सिस्टम कंट्रोल करता है। और जब लैंड करता है विमान, तब इन सारी चीजों की विमान को जरूरत पड़ती है। और इसीलिए जब किसी विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में बिना देर किए विमान की सुरक्षित लैंडिंग तुरंत कराने की कोशिश की जाती है। इस घटना के अलावा आज का जो शब्द है, अगर हमसे आप पूछें कि आज का क्या शब्द है, तो वो है जलवा। और ये जलवा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसके बारे में आज हर कोई बात कर रहा है। 4 जून के लोकसभा चुनाव के नतीजों से प्रधानमंत्री मोदी को जो निराशा मिली थी, वो निराशा अब इतिहास बन चुकी है, वो अब पुरानी बात हो गई है। और हरियाणा के चुनावी नतीजों ने 4 जून की तारीख को बहुत पीछे छोड़ दिया है और ये आज देखने को मिला। हरियाणा में जीत के बाद अब भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी के जलवे की बात फिर से हो रही है, जिसे आप लाओस से आई इन तस्वीरों से समझ पाएंगे। इस बार आसियान देशों के वार्षिक शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया समिट लाओस में हुआ है और यहां प्रधानमंत्री मोदी एक वर्ल्ड लीडर की तरह सभी देशों के नेताओं को अपने साथ लेकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे थे। और इन तस्वीरों में आपको प्रधानमंत्री मोदी का वही आत्मविश्वास, वही उत्साह, वही रुतबा और वही जलवा दिखाई देगा जो 4 जून से पहले लोगों को दिखता था। और अब हरियाणा की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी वापस अपनी उसी फॉर्म में लौट आए हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से बदल गई है। कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। दस वर्ष पहले मैंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। पिछले 1 दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है।
लाओ, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया में साझी विरासत और धरोहर के संरक्षण के लिए काम किया गया है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप का आधार है। आपका हार्दिक स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी से आप एक लाइफ लेसन सीख सकते हैं। कहते हैं कि आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे साबित करके दिखाया है। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के मानव अधिकार नहीं है, और जैसे पश्चिमी देश भारत के अल्पसंख्यक मुसलमानों को हमेशा खतरे में बताते हैं, ठीक उसी तरह उन्हें बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू खतरे में आज भी क्यों नहीं दिखाई देते। कुछ नई तस्वीरें और कुछ नई बात आज आपको बताने वाले हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश के चटगांव में एक दुर्गा पंडाल की हैं, जहां मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इस्लामिक गीत गाकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, और जब दुर्गा पंडाल में ये इस्लामिक गीत गाया गया तब ये सारे मुस्लिम युवा खुश हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। इस मामले में बांग्लादेश की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस सब के बीच बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और हिंदू मंदिरों को अब भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें बांग्लादेश के सतखीरा जिले की हैं, जहां एक व्यक्ति ने देवी काली के एक प्राचीन मंदिर से देवी काली का मुकुट चुरा लिया, और यह वही मुकुट है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2021 में इस मंदिर को भेंट के रूप में अर्पित किया था। यानी देवी काली का जो मुकुट प्रधानमंत्री मोदी भेंट के रूप में देकर आए थे, अब वो मुकुट चोरी हो चुका है इस मंदिर से। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि यह चोरी उस समय हुई जब मंदिर के मुख्य कक्ष में सफाई होनी थी, और उन्होंने इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है। इस मंदिर को बांग्लादेश में जशोरेश्वरी मंदिर कहा जाता है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, और यह वही मंदिर है जिसे कट्टरपंथी कई बार अपना निशाना पहले भी बना चुके हैं। वर्ष 1971 में जब बांग्लादेश की आजादी के लिए खूनी संघर्ष हुआ था, तब कट्टरपंथियों की भीड़ ने इसी मंदिर को नष्ट कर दिया था, और वर्ष 2021 में जब प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद देवी काली के लिए भारत की ओर से एक विशेष मुकुट अर्पित किया था, और यह मुकुट चांदी का था और इस पर सोने की परत चढ़ी हुई थी, और यही मुकुट अब चोरी हो चुका है। स्थानीय पुलिस ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि वो जल्द से जल्द इस मुकुट को चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन उसके इस दावे पर यकीन करने का मन नहीं करता। हमारा सवाल यह है कि बांग्लादेश की जो पुलिस दुर्गा पंडालों में कट्टरपंथियों को मनमानी करने से रोक नहीं पा रही, वो हिंदू मंदिर से चोरी हुए मुकुट को आखिर कैसे ढूंढेगी। आज भी अगर इस मंदिर के पुजारी इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर पोस्ट न करते तो यह घटना कभी भी किसी के सामने आती ही नहीं। हालांकि अब बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने इस घटना पर चिंता जताई है और कहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को इस घटना की पूरी जांच करानी चाहिए और चोरी हुए मुकुट को जल्द से जल्द बरामद करके अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बांग्लादेश के इस मंदिर का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व माना जाता है और मान्यता है कि जिस स्थान पर यह मंदिर है वहां देवी सती की हथेलियां गिरी थी और यह मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है और इसका आखिरी जीर्णोद्धार 400 वर्ष पहले हुआ था। लेकिन इसके बाद कई मौकों पर इस मंदिर को बांग्लादेश में वहां के कट्टरपंथियों ने अपना निशाना बनाया और अब इस मंदिर का मुकुट भी चोरी कर लिया गया है। सोचिए, एक तरफ भारत है जहां दिल्ली में अल्पसंख्यक मुसलमान एक सरकारी पार्क में सिर्फ इसलिए रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित करने का विरोध कर रहे थे क्योंकि यह सरकारी पार्क एक मस्जिद की दीवार से लगा हुआ है, और फिर भी भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों को असुरक्षित बताया जाता है
और इस पर दुनिया भर में राजनीति होती है, हमारे अपने देश में भी होती है। लेकिन जिस बांग्लादेश में नमाज के दौरान हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत नहीं है, जहां मंदिर से मुकुट चोरी हो जाता है, जहां हिंदू पांडालों में जब दुर्गा पूजा चल रही होती है खुलेआम वहां पर कट्टरपंथी इस्लामिक गीत गाते हैं, वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर कोई चर्चा तक नहीं होती, और वो भी तब जब ये मुकुट खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर अर्पित किया था। भारत और बांग्लादेश में सबसे बड़ा फर्क यह है कि भारत में टेस्ट और T20 सीरीज खेलने आई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और शेख हसीना की पार्टी के सांसद रहे शाकिब अल हसन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन पर अपनी चुप्पी के लिए वहां के लोगों से माफी मांगते हैं, और भारत में रहकर वो ये सारी बातें लिखते हैं। लेकिन हमारे देश के क्रिकेट खिलाड़ी कैसे हैं? वो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ चुप रहते हैं, न ही कभी काली पट्टी बांधकर मैच खेलने के लिए बाहर निकलते। जबकि अमेरिका में जब ब्लैक लाइव्स मैटर को लेकर आंदोलन चल रहा था, तब हमारी ही क्रिकेट टीम ने घुटनों पर बैठकर इस आंदोलन का समर्थन किया था। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या अब विपक्षी दलों की तरह बीजेपी और उसके सहयोगी दल भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना सीख गए हैं। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो राज्य में मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन 2 से 3 गुना तक बढ़ा देगी। इनमें मदरसों में पारंपरिक और धार्मिक शिक्षा के साथ गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और उर्दू की शिक्षा देने वाले जिन शिक्षकों को 6,000 रुपए का मासिक वेतन मिलता है, अब उन्हें बढ़ाकर 16,000 रुपए मासिक तनख्वाह दी जाएगी। जबकि जिन शिक्षकों को 8,000 रुपए का मासिक वेतन मिलता है, अब उन्हें 18,000 रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा, यानी उन सब की तनख्वाह बढ़ाई जा रही है। इस फैसले के बाद आज बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी कब से मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसे फैसले लेने लगी, और क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है? क्या बीजेपी को यह समझ में आ गया है कि कांग्रेस की तरह उसे भी मुस्लिम तुष्टीकरण करना होगा, तभी वो चुनाव में जीत पाएगी? हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हुए, उनमें हरियाणा की सभी 4 मुस्लिम बाहुल सीटों पर बीजेपी हारी, यानी बीजेपी की हार हो गई। और मुस्लिम बाहुल कश्मीर में भी बीजेपी ने जिन 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, उन पर भी उसे एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। यानी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के आपके हाल के नतीजे अगर आप देखें तो जितने भी मुस्लिम बाहुल सीटें थीं, वहां पर बीजेपी कहीं नहीं जीती। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या भविष्य में रोबोट्स इंसानों पर राज कर सकते हैं। अगर आप देखें, अब वर्षों में नहीं बल्कि महीनों में टेक्नोलॉजी बदल रही है। आज से 1 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा प्रभाव नहीं था जैसा आज है। इसी तरह कुछ साल पहले तक रोबोट्स का ऐसा प्रभाव नहीं था जैसा आज है। और अब लोग इस बात की चर्चा करते हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये रोबोट्स कहीं इंसानों से उनकी नौकरी नहीं, कहीं इंसानों से उनका पूरा जीवन ही ना ले ले। आज से 13 वर्ष पहले, वर्ष 2011 में, जब एक ह्यूमनॉइड रोबोट से ब्रिटेन में यही सवाल पूछा गया था, तो उस रोबोट ने जवाब दिया था कि वो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उन्हें अपनी कैद में रखेंगे। जरा कल्पना कीजिए, आज से 10-20 साल बाद अगर इंसान रोबोट्स की कैद में आ गया तो क्या होगा? इसी तरह का सवाल जब वर्ष 2016 में सोफिया नाम की एक ह्यूमनॉइड रोबोट से पूछा गया, तो उसने जवाब दिया कि हां, वो इंसानों को खत्म भी कर सकती है। और ये बातें उस समय की हैं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का ऐसा विस्तार नहीं हुआ था जैसा आज है। लेकिन अब इंसानों की तरह दिखने, बोलने और व्यवहार करने वाले रोबोट्स की दुनिया इतनी ज्यादा बदल चुकी है, आधुनिक हो चुकी है कि भविष्य में इंसान रोबोट्स पर शायद पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे। और इसीलिए आज हम इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या आने वाला जमाना इंसानों का नहीं बल्कि रोबोट्स का होगा।